नमस्कार। आयुर्वेद प्रेमियों और आयुर्वेद के समस्त प्रचारक गण, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ जो आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वो इस समय वर्तमान में रामा यूनिवर्सिटी कानपुर में जो रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है उसके प्रधानाचार्य हैं और उसके अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं। यानी जो रिसर्च वो वहाँ उन अस्पतालों में कर रहे हैं उसके वो प्रधान है और उन्हीं की देख रेख में ये सब हो रहा है। आज बहुत से विषय ऐसे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है और हम चाहते हैं कि उस पर समयानुकूल चर्चा होनी भी चाहिए। आयुर्वेद की साख बरकरार करने के लिए और आयुर्वेद की जो आजकल इसके विरुद्ध में सब चल रहा है, जो भी प्रोपोगंडा हो रहा है, उससे सारा आयुर्वेद समाज बहुत व्यथित है। और व्यथित होने के साथ साथ वो ये चाहता है कि इसका कोई एक संपूर्ण निदान निकले और वो सब सच सामने आवे जो अभी तक लोगों के सामने लाया नहीं जा सका है। ओमवीर सिंह जी आयुर्वेदाचार्य हैं, बीए एमएस है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, पीएचडी भी करने वाले हैं। और वर्तमान में जैसा कि मैंने कहा कि वो रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रधानाचार्य हैं। रामा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान होने की उम्मीद है, ऐसी आशा करते हैं। और रामा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो रामा मेडिकल कॉलेज है या रामा डेंटल कॉलेज है या रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वो रामा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ये कहना चाहिए कि रामा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही सब आते हैं और उन्हीं की छत्र छाया में सब चल रहा है। मैं डॉक्टर ओमवीर सिंह जी का बहुत स्वागत करता हूँ। वो एक वरिष्ठ वैज्ञानिक की तरह है, वरिष्ठ वैज्ञानिक की तरह उनकी सोच है। मैं उनसे वर्तमान में आयुर्वेद की क्या स्थिति है और उसके प्रति क्या प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसके बारे में जानने का उनसे प्रयास करते हैं। और मेरा सवाल जरूर ओमवीर सिंह जी सुन रहे होंगे, तो मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि वो क्या सोचते हैं। सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा रामदेव का संग्राम नहीं है। ये संग्राम जो है एलोपैथी के लोगों के द्वारा आज से नहीं, जब से एलोपैथी 1836 से हिंदुस्तान में आई है, जब से लेकर अब तक ये संग्राम जारी रहा है। पहले हमारे गुरुकुलों को तोड़ा गया, हमारी शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया गया, हमारी चिकित्सा पद्धति को नष्ट किया गया और हमारे पुस्तकालयों को नष्ट किया गया। समय समय पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा तथा पूर्व की सरकारों के द्वारा कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिसके कारण कि आयुर्वेद के चिकित्सकों के जो अधिकार थे, जो उनके कार्य क्षेत्र थे, उनको बाधित और नष्ट किया गया। अभी हाल की ही घटना है, 2005-6 के आसपास की घटना है। हमारे आयुर्वेदिक फार्मेसियां इंजेक्शन बनाती थी। उस दौरान में क्या हुआ कि 2005-6 के आसपास में फार्मे जो फार्मेकोपिया मॉडर्न की है, उन लोगों ने इन पे केस किया, कोर्ट केस किया कि ये आयुर्वेद के जो इंजेक्शन है, आयुर्वेद में कहीं भी इंजेक्शन का जिक्र नहीं आया है और ये इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं और इनका उपयोग हो रहा है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ये आयुर्वेदिक इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं और अगर इंजेक्शन ये लोग लगाएंगे तो फिर जो है ये मॉडर्न और इसमें अंतर क्या रह जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने
हमारी उन सभी आयुर्वेदिक फार्मेसियों को इंजेक्शन ना बनाने के लिए बाध्य कर दिया, जिसमें कि ऐसा क्या है कि कोई इंजेक्शन नहीं बना सकता। लोगों ने वहां ये कहा कि आयुर्वेद में कहीं भी इंजेक्शन लगाने का जिक्र ही नहीं आया है। मैं उन लोगों से, उन प्रबुद्ध लोगों से और उन जो पक्षकार लोग थे, पैरोकार लोग थे आयुर्वेद के, उनके सामने भी एक प्रश्न रखता हूँ। जो सुश्रुत ईसा से 2-2,500 साल पहले सर्जरी करता था, शल्य करता था, जिसको कि मॉडर्न वालों ने शल्य चिकित्सा का पिता माना, प्लास्टिक सर्जरी का पिता माना, वही लोग ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं थी, वहां पे रक्त नहीं दिया जा सकता है, वहां पे इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। अगर सुश्रुत सिराभेद कर सकता है तो इंट्रावेनस इंजेक्शन क्यों नहीं दे सकता? अगर वो गुदा के द्वारा, बस्ती के द्वारा गुदा में दवा औषधि भेज सकता है, उत्तर बस्ती के द्वारा योनि पथ में और लिंग पथ में बस्ती भेज सकता है, व्रण के अंदर व्रण बस्ती लगा सकता है, और नाक के अंदर दवा डाल करके नस्य कर्म के द्वारा बस्ती कर्म कर सकता है, शिरोविरेचन और शिरोबस्ती। और अगर आंख में नेत्र बिंदु डालता है, बिंदु डालता है, तो उसको अच्छी तर्पण, नेत्र बिंदु, आश्वेतन आदि नाम देता है। कर्ण पूरण के लिए कर्ण बिंदु डालता है। तो जब ऐसे सारे स्थानों पे वो व्यक्ति जो है बस्ती देता है, इवन हमारा जो जलोदर का पानी है उसको निकालने की प्रक्रिया बता दी सुश्रुत ने। तो जहाँ पे जल निकालने की प्रक्रिया बताई जा सकती थी वहां पे सारी बताई गई। 9वीं सदी में लिखा गया जो है हमारा भैषज रत्नावली का ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट बताया गया कि जो है हम इसमें पथरी का जो इलाज करते हैं स्टोन्स का, अगर ये औषधि से ना ठीक हो, चाहे वो पित्ताशय की पथरी हो या मूत्र मार्ग की पथरी हो, उनका सबका इसके बाद शल्य कर्म करें। उदर पाटन का वर्णन सुश्रुत में आता है। सुश्रुत कहता है कि उदर पाटन के द्वारा अगर बच्चा पेट में, माँ मर गई हो, बच्चा पेट में जिंदा हो, तो उदर पाटन करके उसके शिशु को निकाल लेना चाहिए। अगर बच्चा पेट में मर गया हो तो उदर पाटन करके उसके बच्चे को निकाल करके माँ के प्राण बचाने चाहिए, क्योंकि प्रसव उस स्थिति में नॉर्मल नहीं हो सकता है। जब ऐसी सारी स्थितियों को उन्होंने बताया है, उदर पाटन शब्द दिया है सिजेरियन के लिए। तो ये सारी चीजें जो बताई गई है, अगर हम सांगोपांग देखें, आयुर्वेद को सूक्ष्मता से देखें, तो जितने भी लांछन, जितने भी अवरोध आयुर्वेदिक चिकित्सा के ऊपर समय समय पे मॉडर्न चिकित्सकों के द्वारा लगाए जाते रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो कानून थे उनमें बदलाव किया जाता रहा है कि आयुर्वेदों को ये अधिकार नहीं देना चाहिए, आयुष चिकित्सा पद्धति के लोगों को ये अधिकार नहीं देने चाहिए। तो ये जो सारी चीजें आती है, अभी सन 2002 की बात है, महबूब आलम बनाम यूपी स्टेट गवर्नमेंट का एक केस आया था, जिसमें कि इसके पहले हमारे आयुर्वेद के समस्त चिकित्सकों को एलोपैथी लिखने का अधिकार था। उसमें ये निर्णय दिया गया कि अब ये एलोपैथी की जो चिकित्सक है वो एलोपैथी की मेडिसिन लिखेगा, जो आयुर्वेद का चिकित्सक है वो आयुर्वेद का मेडिसिन लिखेगा, और जो होम्योपैथी का होम्योपैथी, यानी अपनी चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा ही लिखेगा। लेकिन आज भी मॉडर्न के लोग भी आयुर्वेदिक चिकित्सा की औषधियां लिख रहे हैं, दूसरी पद्धतियों के चिकित्सक भी एक दूसरे की औषधियां लिख रहे हैं, लेकिन झोला छाप का तमगा जो है सिर्फ आयुष चिकित्सकों को दिया जाता है। एलोपैथी वाले ये तगमा क्यों नहीं लेते? तो ऐसी जो बहुत सी चीजें हैं, अब अगर आप किसी को इतना दबाएंगे तो निश्चित रूप से वो रिसेगा और वहां से कुछ निकलेगा। बाबा रामदेव जो जो कह रहे हैं वो उनकी भड़ास नहीं है, वो उनको जो इतना दबाया जा रहा है हम लोगों को, हम लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं तो बाबा रामदेव बोल रहे हैं। अब देखिए दूसरी चीज मैं कहूँगा, बाबा रामदेव का बोलना क्यों वाजिब है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बार चर्चा हो रही थी कि जो एडमिशन MBBS, BAMS, BHMS और यूनानी BUMS में होते हैं, उनमें क्वालिफिकेशन वो सब इक्विवेलेंट होती है, और नीट से या CPMT से ही सारे छात्र चुने जाते हैं। आपसे एक बार चर्चा हो रही थी इस बारे में एडमिशन के लिए, तो आपने बड़े
विस्तार से बताया था कि किस प्रकार से मैं ये भेदभाव होता है और कैसे हाँ जो बातें निकल के सामने आई है, जरा उनके बारे में भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारे जो करेंगे। दर्शक हैं अब या देखिए जो दर्शक गण हैं चाहिए है उनको भी बताइए, एडमिशन के ताकि लिए। वो भी समझे कि वास्तविकता क्या है। और चिकित्सा पद्धतियां जितनी भी हिंदुस्तान में हैं, चाहे वो आयुष की चिकित्सा पद्धतियां हो या आयुर्वेद एलोपैथी, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीडीएस हो, एमबीबी बीएएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीएसएस हो, मतलब सिद्धा की, और सिगारप्पा या नेचुरोपैथी और योग में बैचलर की जितनी भी डिग्रियां दी जा रही, 5.5 साल की डिग्रियां हैं, 4.5 साल की पढ़ाई, 1 साल का इंटर्नशिप। अब देखिए, दोनों का जो परीक्षा लेने का है संस्था नीट इस समय प्रेजेंट टाइम में, इसके पहले उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी होता था, तो कहीं पे सीबीएसई होता था, कहीं पे पाहुत होता था, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग परीक्षाएं हो रही थी। अब तो गवर्नमेंट ने पूरी ऑल इंडिया में एक ही परीक्षा कर दी है, नीट। अब ये नीट में जिस बच्चे ने 1 नंबर कम पाया, या हाँ, जिस हाँ जिस जिस बच्चे ने मान लीजिए मेरिट में 125 नंबर आए और एमबीबीएस में सिलेक्शन लिया, 126 नंबर आए, एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ, 124 नंबर आया, उसको बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। जिसने 120 नंबर पाए वो जाके एमबीबीएस में प्राइवेट कॉलेज पा गया। और इसके बाद में जब उसमें भी देखें तो जब 119 नंबर पाया, तो उसने जो है बीएमएस में, बीएचएमएस में या बीयूएमएस में उसने क्या पाया, प्राइवेट कॉलेज पाया। तो ये जो 1 नंबर .1% भी अगर थोड़ा सा नंबर, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि उसने इतना है वो और भी कम हो। तो इस स्थिति में जब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ। तो जब 1 नंबर जिसको ज्यादा मिला था वो हमारा गया था बीएएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज में, उससे कम नंबर पाने वाला एमबीबीएस में गया डोनेशन वाले कॉलेज में, यानी प्राइवेट कॉलेज में। तो हमारे यहाँ की क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में गया हुआ लड़का है, वो जो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करके निकला हुआ है, उससे ज्यादा टैलेंटेड है, आईक्यू वाला है। लेकिन उसके साथ किया क्या जाता है दो क्वालिटी में, हम उसे सर्जरी नहीं करने देंगे, उनको इतना ज्ञान नहीं है, उनके पास इतने साधन नहीं है। साधन कौन प्रोवाइड कराएगा? साधन तो सरकारें देती हैं, साधन तो संस्थाएं देती हैं, साधन कोई स्टूडेंट तो करता नहीं है। अब अगर उसकी शिक्षा को आप अच्छी व्यवस्था नहीं देंगे और उससे ये उम्मीद करेंगे कि वो बहुत अच्छा करेगा। अगर किसी व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान नहीं है और दूसरी भाषा वाला उससे ये कहे तुम अज्ञानी हो क्योंकि तुम ये भाषा नहीं जानते, तो हम अज्ञानी नहीं है, हम अपनी भाषा के जानकार हैं, आप अपनी भाषा के जानकार हैं। आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, हम अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आप हम पे उंगली ना उठाएं, हम आप पे उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन होता क्या है, आप हमारी आप हमारी आप हमारी डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, आप इस बात से तो सहमत होंगे हाँ कि जो क्यूरिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है एमबीबीएस का, बीएएमएस का, हाँ या बीएचएमएस का, या बीयूएमएस का, या और दूसरे भी जो भी मान्यता प्राप्त आयुष के कोर्सेज हैं, उन सब में जो पढ़ाया जाता है वो तो सब एक जैसे ही है। बल्कि कभी कभी तो ये देखा गया है कि जो आयुर्वेद के या होम्योपैथी के या यूनानी के या अन्य जो भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनके सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ाए जाते हैं। और इस तरह से जो जो पाठ्यक्रम है उसमें बायोकेमिस्ट्री से लेकर के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, हेल्थ एंड हाइजीन, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मिडवाइफरी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, और ये सब सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। मैंने खुद भी ग्रेज एनाटॉमी पढ़ी है और चंडी चरण चटर्जी की जो फिजियोलॉजी की पुस्तक थी वो भी पढ़ी है।
तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इतना सब पढ़ने के बावजूद भी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को दोयम दर्जे का क्यों समझा गया है? देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। और मैं ये कहूँगा कि जो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, है क्या, हम जो हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोला और आपका पैथोलॉजी, मेडिसिन, हम हमें चाहे 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 वो चाहे वो आयुर्वेद का हो या यूनानी का हो या सिद्धा का हो, हर व्यक्ति को और होम्योपैथी के लोगों को भी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ में है क्या, मेडिसिन हम अपनी यूज करते हैं। और दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी समस्या और है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा, वो ये है कि आयुर्वेद और यूनानी के बच्चों को 6 महीने की इंटर्नशिप आप आयुर्वेद में कराते हो, 6 महीने की इंटर्नशिप आप एलोपैथी में भी कराते हो। एलोपैथिक चिकित्सा का आप संपूर्ण ज्ञान देने के बाद भी उनको आप साथ में पूरा ज्ञान दे रहे हैं आयुर्वेद का भी और यूनानी का, उसका एलोपैथी का भी। इसके अलावा आप उनको डबल कोर्स पढ़ाते हो, यानी एमबीबीएस का भी कोर्स पढ़ा रहे हो और आयुर्वेद का भी पढ़ा रहे हो। यूनानी के साथ भी वही हाल है, उनको यूनानी का पढ़ाते हो और एलोपैथी भी पढ़ाते हो। होम्योपैथी में सिर्फ मेडिसिन से नहीं पढ़ाई जाती, शेष सारे सब्जेक्ट तो वही पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ मेटेरिया मेडिका और फार्मेसी जो है होम्योपैथी की, उसको छोड़ करके सारे आप एलोपैथी के ही जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाते हैं। सिर्फ उनका मेडिसिन का पोर्शन आप जो है वो हम जो है उससे ले रहे हैं। तो ये तो दोनों चीजें जो ली जा रही है। हाँ, हाँ तो हाँ मैं कर लिया हूँ। तो ये चीजें जो डॉक्टर साहब हैं, ये चीजें क्या कहती हैं कि आप हम मेडिसिन तो अपनी यूज कर रहे हैं, बट आपने हमें जो सारा नॉलेज हमने लिया है, हम उसमें आपको कुतर्क नहीं कर सकते, आप ऐसा कहते हैं। हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, आप ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या किसी एमबीबीएस ने आज तक आयुर्वेदिक कॉलेज में जाकर के एक सीएमई भी अटेंड करी है? जो लोग आयुर्वेद की औषधियां यूज कर रहे हैं, क्या उन्होंने होम्योपैथी कॉलेज में एक जाके ये भी यूज करी है जो वो होम्योपैथी की औषधियां लिख रहे हैं? क्या उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा में एक सीएमई भी करी है जिसका उनके पास सर्टिफिकेट हो और वो ये कह सके कि नहीं हमने तो एक सीएमई करी है और इसलिए हम जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग, हॉट स्पॉन्जिंग या इस तरह की जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की चीजें उनको हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें, अभी जैसे अभी आ रहा था भाप देने का सिस्टम कोरोना में, कि भाप दी जा रही थी कि स्टीम ले लो आप। तो ये जो स्टीम लेने का सिस्टम है, ये तो कहीं एलोपैथी में नहीं है। हाँ, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का है। आयुर्वेद आयुर्वेद में हम नस्य कर्म करते हैं, तो उसके लिए कई तरह के नस्यों का जो वर्णन है उसमें धूम्र का भी वर्णन है। तो हम धुएं का नस्य लेते हैं, भाप का नस्य लेते हैं। तो ये तो हमारे आयुर्वेद की चीज है। उस चीज को आप अपने अपने यहाँ अडॉप्ट किया, आपके लिए वो आप कर सकते हैं। लेकिन हमने सिरावेद किया और हम आईवी इंजेक्शन नहीं दे सकते। हमने अपने यहाँ रक्त बस्ती दी, हम उसको अब उसको हम रक्त बस्ती सिरा में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो इसका ग्रुपिंग थी ही नहीं। किसी भी विज्ञान का जो जो विज्ञान होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है, उसमें होने वाली आगे की आने वाली रिसर्चेस पे डिपेंड करती है। आप अगर किसी व्यक्ति को हाथ पैर बांध करके छोड़ दीजिए और बोलिए फील्ड में दौड़िए, और दूसरे आदमी को पूरा छुट्टा छोड़ दीजिए, तो कौन आगे जाएगा? वही स्थिति की गई है आयुर्वेद और हमारी आयुष चिकित्सा पद्धतियों के साथ और एलोपैथी के साथ। एलोपैथी को आपने बजट दे दिया 97%, 3% में सारी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को छोड़ दिया, हाथ पैर बांध करके डाल दिया है और कह रहे हैं कि आप रिसर्च करिए। रिसर्च कहाँ से करेंगे? वो आगे कैसे तरक्की करके आगे जाएंगे? तो ये जो सारी चीजें आती हैं, इससे यही आता है कि हम, बाबा रामदेव जैसे कह रहे हैं, बाबा रामदेव का बिजनेस बढ़ा, दूसरे दूसरे देशों में भी गया। अब फार्मा कंपनियों को और मेडिकल आईएमए को ये चिंता हो रही है कि इन लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, कोरोना पीरियड में आयुर्वेद की औषधियां अच्छा काम दिखा रही हैं, विदेशों में इनकी बिक्री बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारा जो लेन देन का जो प्रक्रिया है, हमारी फार्मा कंपनियां हैं, ये सब बंद हो जाएंगी। इस भय के कारण वो छटपटा रहे हैं और वो बाबा रामदेव।
डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि हाँ आखिर इतना सब बवाल करने की और हाँ इतना वितंडावाद हाँ खड़ा करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, और जो उद्देश्य है वो उसका कुछ वास्तविकता और क्या हाँ छुपा हुआ एजेंडा है, उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक साथ इतनी बड़ी संस्था आईएमए है वो उठ करके खड़ी हो जाए और हमारे जो वैद्य समाज है या होम्योपैथी के एसोसिएशन है या वैद्य अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन और उसके नेतागण हैं, वो क्या सब चुपचाप बैठे हुए हैं, ये सब देख रहे हैं सारा तमाशा, हाँ सोनोग्राफी। और उसका कोई नतीजा अभी तक समझ में आ नहीं रहा है कि हाँ इसका क्या हल होएगा। अब या तो इंटीग्रेटेड उपचार की व्यवस्था करी जाए कि चारों सिस्टम्स हैं, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, तिब्बतन मेडिसिन है और प्राकृतिक और योग चिकित्सा है, और जो दूसरी मान्य चिकित्साएं हैं उन सबको मिला करके एक क्यूरिकुलम तैयार किया जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि जो भी डॉक्टर्स हैं उनको ये सब ज्ञान दिया जाए कि ये भी दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं, और इनको अगर आप शामिल कर लेते हो तो आपके पास थेराप्यूटिक्स की एक बड़ी विशाल रेंज आपको मिलेगी, जो किसी भी तरह की बीमारी हो उसको ठीक करने में मदद करेगी। आपका इसमें क्या विचार है और आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब, सहमत है मैं 100% आपकी बात से हूँ। आप हमारी बेसिक एजुकेशन देखें। एक एमबीबीएस एमडी पीएचडी करने वाले की बेसिक एजुकेशन क्या है? इंटरमीडिएट बायोलॉजी विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। हमारी क्या है? आपकी क्या है? हमारे बीयूएमएस की, बीएचएमएस की, बीएएमएस की, जितने भी हमारे जो जो भी ग्रेजुएट्स हैं, वो नीट में तब तक नहीं बैठ सकते हैं जब तक कि उनकी ये क्वालिफिकेशन। तो जब समान क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन सामान्य है, तो हमारी फिजिक्स को समझने की, हमारी केमिस्ट्री को समझने की सीमा एमबीबीएस से कम कैसे हो जाती है? दूसरी चीज आती है, जो भौतिक विज्ञान की खोजें हैं, जो रसायन विज्ञान की खोजें हैं, जो जीव विज्ञान की खोजें हैं, उनपे हमारा नहीं पूरे विश्व का, हमारा नहीं पूरे विश्व का समान अधिकार है। तो अगर अगर हम कोई विज्ञान में कोई चीज खोजते हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो या जीव विज्ञान के क्षेत्र में हो, उनका सबका जब बराबर योगदान है, और उनका अब क्या है कि आयुर्वेद अपने सिद्धांतों से उसको उपयोग करता है, मॉडर्न साइंस अपने सिद्धांतों के आधार पर उसका उपयोग करेगी, होम्योपैथी अपने सिद्धांतों पे उपयोग करेगी। लेकिन मैं लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये जो भौतिक विज्ञान का है युग, विज्ञान का युग है, अब अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे हम अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे आयुर्वेद का, तो क्यों नहीं बना सकते? हम सोनोग्राफी को क्यों नहीं यूज कर सकते? हम हम जो है एमआरआई क्यों नहीं यूज कर सकते? क्या वो, उन्होंने तो उसका अनुसंधान किया नहीं है, ये तो सारे हमारे भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों के द्वारा किया हुआ है। अब अगर इस चीज को भौतिक विज्ञान के लोगों ने किया हुआ है, तो मेडिकल साइंस का उसमें दखल कैसा है? मेडिकल साइंस में तो हम भी आते हैं और वो भी आते हैं। हम आयुर्वेद पद्धति से आते हैं, वो आयुर्वेद के एलोपैथी की पद्धति से आते हैं। तो उनकी मेडिसिन का टकराव हो सकता है, वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं कि हम अपनी एलोपैथी की मेडिसिन जो हमारी है, वो हमने अपनी फार्मा में बनाई है, आप उनका उपयोग ना करें। लेकिन वो जो मशीनरी है, इस पे कोई वो नहीं कर सकते हैं। और हमारा ये विचार है कि एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी या हमारी केमिकल से, हमारी जो बायोकेमिस्ट्री में जितने भी टेस्ट होते हैं, या जितने भी इन्वेस्टिगेशंस का जो क्षेत्र है, उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ और जो अपनी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति, उनका सबका बराबर का अधिकार है, और उसमें किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर एकाधिकार है, तो वो उनकी सिर्फ और सिर्फ दबंगई कहेंगे हम उसको, कि वो दबंगई पूर्वक उसको हड़प रहे हैं, और ये उनका एकाधिकार नहीं। यहाँ डॉक्टर साहब एक सवाल और उठता है
कि आप देखिए कि आयुर्वेद की जो डायग्नोसिस है वो जो आज से 3-4 हजार 5 हजार साल पहले स्थापित की गई थी वही अभी तक चली आ रही है। और निदान ज्ञान जो माधव निदान में दिया हुआ है या अन्य दूसरे जो चिकित्सा ग्रंथ हैं उसमें रोगों को पहचानने के लिए और उनकी चिकित्सा दोनों बताई गई है। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि वही ज्ञान जो शुरुआत का था 5 हजार वर्ष पहले वो अभी तक उसी तरीके से बरकरार है और वही लक्षण जो 5 हजार वर्ष पूर्व थे वही लक्षण वो अभी तक हैं। अब समस्या ये है कि ये कहते हैं कि वो मलेरिया का जो रोग है उसको हम लोग आगंतुक ज्वर या विषम ज्वर कहा करते थे और जो टाइफाइड है उसको मियादी बुखार कहा करते थे। और जो आज ये मियादी बुखार के लिए बताते हैं कि ये टाइफाइड का जो बैसिलस है उसकी वजह से होता है। उस समय भी 21 दिन ठीक होने में लगते थे, आज भी 21 दिन लगते हैं। अगर क्लासिकल टाइफाइड है अगर बिगड़ता है तो उसमें कोई दूसरी बातें पैदा होती हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो निदान ज्ञान है आज हमारा अधिक बढ़ गया है क्योंकि हमारे पास साधन अधिक है। उस समय उनके पास इतने साधन नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं था और दूसरी चीजें नहीं थी। तो इसलिए जो भी उनके ऑब्जर्वेशन होते थे बहुत निकट के ऑब्जर्वेशन होते थे उससे वो समझते थे कि ये किस तरह की व्याधियां हैं और इनको कैसे स्टेब्लिश किया गया है और उनके इलाज और उनके मैनेजमेंट और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके का रखा जाए, जैसे कि निर्वात स्थान पे रहना और खान पान में क्या परिवर्तन करना, गर्म पानी का उपयोग करना, उबले पानी का उपयोग करना आदि बातें वो बताते रहे। तो क्या इसे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि आज हमारा ज्ञान बहुत अधिक बढ़ गया है और हमने उसको बढ़ जाने की वजह से उसको सीमित करने के लिए उसको बांट दिया है, जैसे कि पैथोलॉजी अलग हो गई, डायग्नोसिस अलग हो गई, फिजियोलॉजी अलग हो गई और जो सर्जिकल डिसीजेस थी उनको उन्होंने अलग कर दिया है और अब और भी अलग अलग हो रही हैं। तो जो ऑर्थोपेडिक्स की थी वो अलग हो गई, पीडियाट्रिक्स की अलग हो गई, पहले ये सब सम्मिलित थी। अब ये हमारा ज्ञान जो ज्यादा बढ़ गया है ये क्या उसी के एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज जो है वो नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज पहले थी वही अभी भी है। वो जो पहले था वो शॉर्ट में है, आज जो है वो बहुत विशाल रूप में लिया गया है। तो इसको इस संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब अगर हम पूर्व में जाएं और देखें कि सुश्रुत संहिता में जो संक्रमण के विषय में थोड़ा सा बताया गया। पहले आयुर्वेद को वात पित्त कफ के आधार पे उन्होंने कहा कि वात पित्त कफ का जो है वो होता है, और आगंतुज व्याधियों में विषमत ज्वर जैसे जैसे में भी आता है। तो आगंतुज ज्वर जो है, उस आगंतुक जो रोग हैं उनमें दोषों का प्रकोप बाद में होता है। पहले आगंतुज जो शल्य है, जिसे हम जीवाणु भी कह सकते हैं, जिसे हम कोई घाव लगाने वाला पत्थर ईंट या इस तरह की चीज कह सकते हैं। तो ये जो जो निदान जब हमारे शरीर पे ऊपर आघात करता है तो उसके बाद में हमारे बॉडी के अंदर वात पित्त कफ का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो हमारे यहाँ जो पहले सिद्धांत था कि वात पित्त कफ के मतलब असंतुलन से व्याधियां होती हैं, वो आज भी उतना ही सटीक है। और उन्होंने जो लक्षण बताए वो बताए वात पित्त कफ के हिसाब से। लेकिन अब जो बीच में आया, सुश्रुत ने इसका प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो संक्रामक व्याधियां हैं जो एक दूसरे से दूसरे पुरुषों में जाती, स्त्रियों में जाती हैं, उनमें अच्छी ये ज्वर, प्रतिश्याय और ये आपका राजक्षमा, इन बीमारियों को उन्होंने बताया कि प्रसंगात गात संस्पर्शनाथ, छूने से, शारीरिक प्रसंग, स्त्री पुरुष के प्रसंग से, श्वास उच्छ्वास के आने जाने से, यानी
ड्रॉपलेट वाला जो इन्फेक्शन है, श्वास से अभी कोरोना को कह रहे हैं वायु के द्वारा फैल रहा है, तो वो श्वास के द्वारा फैलते हैं। तो अच्छी आंख के रोग खाली दर्शन मात्र से फैल जाता, कहते हैं आंख आ गई है, उसको देखोगे तो तुम्हारी भी आंख आ जाएगी। मीन्स वायरस जो है हवा में जब उसका वायरस या बैक्टीरिया घुलता है, आंसू जो आपका इवापोरेट होता है उसके साथ आकर के आपकी आंख को अगर टच करेगा तो हो जाएगा। तो संक्रमण जन्य व्याधियों का वर्णन तो सुश्रुत ने किया, और वहां पे अगर उसको देखे तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़े उसमें तालाब में नहीं, समुद्र में नहीं, एम्पुल के अंदर पूरा जो है समुद्र भर दिया गया। बहुत छोटे से उसमें उन्होंने इतना अच्छा बताया कि प्रसंगात गात संस्पर्शनात् सहसैयासनश्चापि वस्त्रमालानुलेपनात्, इन सारी चीजों को बताया। और फिर बताया ये जो कौन कौन से जो ज्वर है, जो प्रतिश्याय है, जो अच्छी रोग है, और जो राजक्षमा है, ये सारे सारे रोग जो हैं इन चीजों के द्वारा फैलते हैं और काहे से एक नर से दूसरे नर में चले जाते। तो ये जो सारी चीज बताई है उन्होंने, उसमें तो उन्होंने पूरा इन्फेक्शियस डिजीज को बता ही दिया है। अब इन्फेक्शियस डिजीज के विषय में डिटेल जब अध्ययन होता है तो उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हुई। बिना फिजिक्स के ज्ञान के वो भी संभव नहीं था। जब माइक्रोस्कोप सुश्रुत के जमाने में नहीं था तो मैंने 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 क्या कहा, ये तो 2,500 साल पहले सुश्रुत ने विस्मत ज्वर बता दिया, और उसने उस समय भी संक्रमण वाले रोग बताए थे कि ये नर से नर में संक्रमित होते हैं इन प्रक्रियाओं के द्वारा। लेकिन उस समय माइक्रोस्कोप ना होने के कारण उन्होंने तो बताया कि ये फैलते हैं, ऐसे ऐसे फैलते हैं, एक से दूसरे में चले जाते हैं, ऐसे रोग है, कुष्ठ है, ज्वर है, ये सब फैलते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज के वायरस और बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की कमी के कारण दिखा नहीं पाया दूसरे लोगों को। उन्होंने स्वयं तो देखा और उन्हें पता था कि ये संक्रमण है, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को नहीं दिखा पाया। आज विज्ञान ने जब माइक्रोस्कोप बनाया तो आज के वैज्ञानिकों ने उसको लेवेनह्यूक के बाद लोगों ने देखना प्रारंभ किया, और तब पता चला कि नहीं, ये जो विस्मत ज्वर हो रहा है ये एक पैरासाइट के कारण हो रहा है, ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, जो कि बैक्टीरिया या एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है और ऐसे ऐसे करके फैल रहे। तो वो तो जब विज्ञान की तरक्की हुई है तो ज्ञान की हमें वृद्धि हुई है, तो इसलिए हाँ बिल्कुल। तो जनपदोध्वंस के समय में उन्होंने बताया था देश काल और जो चीजें होती है वो सब दूषित होती हैं। तो आज जो एपिडेमिक फैला हुआ है उसमें भी पूरा देश और काल दूषित हुआ है, पूरा कितना क्षेत्र दूषित हो गया। किसके कारण हुआ है? तो हवा के द्वारा होगा, या अग्नि के द्वारा होगा, या जल के द्वारा जनपदोध्वंस होगा, या समय का जनपदोध्वंस होगा। इन्हीं चार में से उन्होंने जनपदोध्वंस को बताया कि ये चार तरह से होता है। अब व्यक्ति व्यक्ति से अगर कोई चीज संक्रमित हो रही है, एक दूसरे स्थान पे पहुंच रही है, तो इसमें अब अगर विज्ञान ने बहुत सी तरक्कियां की हैं और हमने विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इनको जानने की कोशिश की है, तो हमारी विज्ञान की बढ़ोतरी के कारण ये ज्ञान बढ़ा है, ना कि किसी चिकित्सा विज्ञान के कारण। अगर चिकित्सा विज्ञान है तो वो भी मलेरिया के वही लक्षण देखता है कि सिरसूल है या नहीं है, ज्वर आया कि नहीं आया, राइगर हुआ कि नहीं हुआ, कितने दिन पे ज्वर आया, चौथे दिन आया, तीसरे दिन आया, सतत बना रहा है, क्या हुआ है। तो वो अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा हमने कह दिया कि ये ओवेक्स के द्वारा इतने दिन में हो रहा, मालेरी के द्वारा इतने दिन में हो रहा, फैल्सीफेरम के द्वारा इतने दिन में हो रहा है, तो इतने इतने दिन पे आपका ज्वर होगा। तो वो तो तब निकाला गया जब हमको माइक्रोस्कोप मिल गया, इसके पहले तो हम उसको नहीं निकाल पाए। तो इसी तरह से जो विज्ञान ने, जो भौतिक विज्ञान ने तरक्की की है, रसायन विज्ञान ने तरक्की की है, हमारे अन्य विज्ञानों ने तरक्कियां की हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इलेक्ट्रिकल आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा हमने काफी चीजें स्कैनिंग करना प्रारंभ कर दिया। तो जो स्कैनिंग हो रही है, अब अभी मैं उस दिन देख रहा था तो एक्सरे द्वारा स्कैनिंग होने लगी। पहले हम लोग स्कैनिंग कर रहे थे सीटी स्कैन के द्वारा, अब उन्होंने कहा 150 रुपए में हम स्कैनिंग करके देंगे। इलाहाबाद के एक इंजीनियर साहब है, उन्होंने कहा 150 रुपए में करके देंगे और वो पूरी एथेंटिक होगी, और सीटी स्कैन से ज्यादा एथेंटिक बताई उन्होंने। दिन में देख रहा था। तो जो ये विज्ञान का क्षेत्र है,
फिजिक्स का क्षेत्र है, उस पे किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, वो सबको बराबर उसका अधिकार है। और जो एडवांसमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट में भी सबको बराबर का हकदार होना चाहिए और सबको उनके अधिकार मिलने चाहिए। अब अगर हम उस समय 2500 साल पहले सुश्रुत मलेरिया को कहता था कि वो इस तरह से फैल रहा है, संक्रमित होता है ये एक दूसरे से में, मच्छर के काटने से होता है। आज जब जल संत्रांश की बात आई थी, कुत्ते के काटने से होता है, तो सुश्रुत ने सबसे पहले जल संत्रांश हाइड्रोफोबिया का वर्णन किया। और जब उन्होंने कह दिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर ये हो जाए, आज तक किसी की चिकित्सा पद्धति में उसका ट्रीटमेंट नहीं खोजा गया। तो जो चीजें सुश्रुत के जमाने में कही गई थी, आज से 2500 साल पहले, 250 साल पहले जो चीजें कह दी गई थी, वो भी आज हम उनकी सत्यता को नकार नहीं पा रहे हैं। हम एक मोटी चीज देखते हैं डॉक्टर साहब, कि एलोपैथी की मेडिसिन आती हैं बाजार में, 10 साल बाद गायब हो जाती है। उनके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाती है। लेकिन 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 आयुर्वेद में, आयुर्वेद में, हाँ हाँ, बिल्कुल होगी। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहली बात, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। श्रीलंका में राम के भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे सुसेन वैद्य ने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कहा मैं भारत का रहने वाला हूँ। भारत में कहाँ के रहने वाले? उत्तर क्षेत्र के रहने वाले। तो उसने कहा उत्तर क्षेत्र में द्रोणगिरी है, वहां से आपको जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। क्यों जड़ी बूटी वहां से लानी पड़ेगी? यस्य देशे यो जंतुर तस्य तस्योषधो हितम। लंका की औषधि तुम्हें दक्षिण की काम नहीं करेगी, तुम्हें उत्तर की औषधि काम करेगी, क्योंकि इस समय स्थिति गंभीर है। आप उस क्षेत्र के रहने वाले, इसलिए उस क्षेत्र की मेडिसिन आपको फायदा करेगी। उस सिद्धांत के आधार पर उसने कहा द्रोणगिरी पे जाइए, वहां से संजीवनी लेके आइए, विशल्यकरणी लेकर आइए। तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा ले गए। पर्वत को फिर बोले कि इसको वहीं रख के आइए, क्योंकि वहां की औषधियां यहाँ पे आएंगी तो इनका रस गुण वीर विपाक बदल जाएगा, इनकी कार्य प्रणाली बदल जाएगी। इसलिए इन औषधियों को यहाँ नहीं, वहीं पे पहुंचाना पड़ेगा। तो दौड़ को फिर से वहां पे पहुंचाया गया, प्रकृति का संतुलन न बिगड़े, इस चीज पे ध्यान दिया गया। हमारे शरीर में जो भी मेडिसिन जाती हैं, वो इफेक्ट करती हैं क्या, साइड इफेक्ट ना करें, इस चीज पे ध्यान होना चाहिए चिकित्सा पद्धतियों का। इस पे ध्यान नहीं होना चाहिए कि एक औषधि हमने दी और उसका साइड इफेक्ट हो। हमारे यहाँ जितनी भी आयुष की चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो आत्मा के साथ या आपकी जो है ओज के साथ, जिसको कि होम्योपैथी वगैरह में दूसरे नाम दिए गए हैं, वात पित्त कफ, हमारी शरीर की धातुओं के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं। हमारे यहाँ जब औषधियों का निर्माण किया गया, तो उन्होंने देखा कि लौह को देने से रक्त की वृद्धि तो होती है, लेकिन लौह को जब देते तो कॉन्स्टिपेशन होता है, लौह को देते तो बमन होता है। तो उसके लिए उन्होंने उसको क्या किया, त्रिफला के रस के साथ भावनाएं दे करके उसमें पुट दिए गए, उनको सूक्ष्म बनाया गया, शरीर के लिए साथ में बनाया गया। उनका जब त्रिफला के साथ उनको मिला करके, मतलब जीवित पदार्थों के साथ मिलाया गया, जो खान से निकलने वाली चीजें थी वो जीवन के अनुकूल नहीं थी। उनको उन्होंने जब जीवन के अनुकूल बनाने की बात की, तो उसमें क्या किया, जड़ी बूटियों या एनिमल्स प्रोडक्ट को मिला करके उनके साथ उनमें सजीवता लाने की कोशिश की, आत्मीयता लाने की कोशिश की, और जब वो आए तो उसमें जब उसको मिलाया गया तो वो आत्मसात होने लगी। जड़ी बूटियों का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया, क्योंकि वो हमारे औषधि और आहार में ज्यादा उपयोग होती थी, उसका बचपन से हमारा साथ रहा। तो ये जो चीजें थी, इनको क्या है कि प्रकृति के जितने हम नजदीक जाते हैं, उतने ही हम हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं, आत्मसात कर सकते हैं उन चीजों को। वैज्ञानिकों ने क्या किया, मॉडर्न वैज्ञानिकों ने क्या किया, औषधियों को एनिमल या प्लांट से कोई फाइटोकेमिकल निकाला,
और उसको फाइटोकेमिकल को भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सी, ब्यूटो, फलाना डिकाना में चेंज करके उनको और अप्राकृतिक बना दिया, जिससे क्या हुआ है कि वहां पे साइड इफेक्ट ज्यादा है। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट कम क्यों है, या आयुष चिकित्सा पद्धतियों में साइड इफेक्ट क्यों कम है? क्योंकि उनको हमने अप्राकृतिक बनाने की कोशिश नहीं की, उनको हमने और प्राकृतिक बनाने की कोशिश की। जैसा कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि रस शास्त्र की जब औषधियां भस्मी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम जड़ी बूटियों की भावनाएं देते हैं, या एनिमल्स के जैसे यूरिन वगैरह की भावना देते हैं। उससे क्या होता है कि जो एनिमल्स से जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमारे लिए ज्यादा साथ में हो जाती हैं, और वो जो एलोपैथी के लोग हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो जीवों से जो चीजें निकाली उसको उन्होंने और उसमें केमिकल्स जोड़ तो करके इसका मतलब यही हुआ कि जो ये इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं, जो फाइटोकेमिकल्स हैं या जो मिनरल्स हैं, जिनसे जो प्राकृतिक चीजें हमें मिलती हैं आयुर्वेद में औषधियां बनाने के लिए, उनमें जो है वो संपूर्णता होती है। और आपके अनुसार ये बात सही भी लगती है कि अगर नीम की पत्तियों का एनालिसिस किया जाए और उसमें से वो तत्व निकाल लिया जाए जो कि फायदेमंद है, तो बाकी जो है वो जो और दूसरे तत्व हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं या उसको शमन करते हैं या उसके जो साइड इफेक्ट है उसको रोकते हैं। तो हम तो संपूर्ण रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, वो उसको एल्कलाइड से निकाल करके अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये तो एक नुकसान देने वाली चीज हुई, और इससे साइड इफेक्ट और दूसरे जो नुकसान हो सकते हैं शरीर के अंदर, वो उसकी संभावनाएं और अधिक बढ़ जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह की प्रैक्टिस को क्या किया जाए? हम मान लीजिए गिलोय है, कल गिलोय का कोई तत्व निकाल लें और वो कहें कि साहब ये तो फायदा नहीं कर रही है, तो क्या फाइटोकेमिकल्स के लिए ऐसी कुछ संभावनाएं हो सकती हैं? जरा इस पर जो है वो थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि ये एक डराने वाली बात होगी कि दिक्कत कुछ ना कुछ जो है वो अवश्य आएगी। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक खास बात कहना चाहूंगा यहाँ पर। लोगों आयुष चिकित्सा पद्धति को जो बजट कम है, आयुष चिकित्सक के जो को ये सिखाया जाता है कि जो है एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति तुमसे ज़्यादा है क्योंकि तुम उनके नंबर ज़्यादा आए थे, उनके पास पैसा ज़्यादा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके एमबीबीएस किया है, तुम इंफीरियर हो। तो उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो आयुष चिकित्सक हैं। नंबर एक चीज़, धन के मामले में भी और ज्ञान के मामले में भी वो सोचते हैं कि हमारा आईक्यू अगर इतना थोड़ा सा एक नंबर का ज़्यादा होता तो शायद हम आए होते, हम तो एक नंबर कम आईक्यू वाले हैं, इसलिए हम जो है आयुष चिकित्सा पद्धति में आए हैं। तो एक तो चाहिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनका। दूसरा है वो जब जाते हैं किसी सभा में तो पत्रकार उन पे जब टूटता है कि भाई तुमने कितना रोगी ठीक किया है, क्या नहीं किया है, तो वो उसकी जो भाषा होती है उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता। वो तो सौम्यता से बात करने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला है, वो ये बात करने वाला है कि तुमने जो हम चिकित्सा करते हैं उस कैसे काम करती है, कितने लोगों को ये नुकसान नहीं करती है, कितने लोगों को नुकसान करेगी, इन सब चीजों का आएगा। लेकिन वो करता क्या है, वो उस पर सीधी सी जो बात करता है, कहता है कि भाई देखो हम जो औषधि दे रहे हैं, तो उस पर जब वो डिस्कस करने की बात आती है तो जब उससे बात की जाती कितने पेशेंट ठीक किए, तो पत्रकार कहता है जब तुमने 4 पेशेंट ठीक किए तो दावा किस चीज का कर रहे हो, कम से कम 1-1.5 लाख तो पेशेंट होना चाहिए ना। तो जब हम बृहद स्तर पे शोध नहीं कर पा रहे पैसे की कमी के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, तो हम उन दावों को उतने स्पष्टता से नहीं रख पाते। वो लोग पूरी इंडिया में नहीं पूरे विश्व में उन पे शोध हो रहे हैं, एक शोध को 50 जगह कर रहे लोग, हर देश से उनको सहायता मिल रही है, WHO से उन्हें सहायता मिल रही है। तो उनके यहाँ जो शोध होता है उस शोध के लाखों करोड़ों की संख्या में डाटाज इकट्ठे होते हैं। हमारे यहाँ डाटाज की संख्या कम है,
इंडिया में ही हम उस पर काम कर रहे हैं, दूसरी जगह कोई काम नहीं कर रहा है। तो जब इतना सारा सब कुछ होते हुए हम उनके सामने बहुत बौने सिद्ध होते हैं और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण हमारा डॉक्टर जो होता है वो चुप साध जाता है कि इनके सामने हम क्या बोले, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। वास्तविकता ये है कि जब तक हम मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे साथ इस समय गंज डुंडवारा से डॉक्टर अरुण आर्या जुड़ चुके हैं और डॉक्टर अरुण ये आर्या, बड़े नमस्कार। अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। और अरुण जी, कैसे हाल चाल है आपके? और इस समय हमारे साथ प्रसिद्ध डॉक्टर ओमवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा उनको विश भी करते हैं आप, ओमवीर सिंह को। तो उनकी बातें सुने, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं उनसे तो अवश्य जो है वार्तालाप में शामिल हो और अपनी बात भी रखें। जी जी। ये हम पहली बार इस तरह की वेबिनार आयोजित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि समय समय पर कुछ दिनों के अंतराल में इस तरह की वेबिनार होती रहेंगी और आप सब लोग शामिल भी होते रहेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी और है कि आपके साथ जो संपर्क वाले चिकित्सक बंधु हैं उनको भी इसमें साथ में शामिल करें। हमें उनके ईमेल एड्रेस दें और बतावें कि वो उनको किस तरह से संपर्क साधा जा सकता है। तो हम अपनी बात और आयुर्वेद जगत की बात जो भी है वो सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अपने सुझाव भी आप लोग देते रहें, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो जुड़ें और हमारे प्रयास को जो भी है सब अपना ही प्रयास समझें कि जो हम कर रहे हैं वही सब आप भी कर रहे हैं और जो मैं चाहता हूँ वही आपकी भी इच्छा है। आ रही है सर, आ रही है। तो इस तरीके से जो आवाज आ रही है, संपूर्णता की बात आपकी आवाज आ रही है और संपूर्णता की बात जब आप करेंगे तो अवश्य आयुर्वेद की आप अच्छी सेवा कर पाएंगे। अपने ही स्थान से हम सब लोग लगे हुए हैं इसी बात के लिए। अरुण जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कहें और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ये बताएं। अभी आवाज थोड़ा साफ नहीं है, मुझे लगता है शायद कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है और इंटरनेट कनेक्शन कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, तो या उसकी स्पीड पे जो है कोई थोड़ा फर्क पड़ रहा होगा, इसलिए जरा थोड़ा सा जो है वो इसको समझिए और अगर हो सके तो अपना जो नेटवर्क है वो थोड़ा देखिए। इसके अलावा जो बातें जो है वो हाँ बताइए, कुछ कहना चाहते हैं क्या? अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो जरूर बात करिए और अपनी बात रखिए। यहाँ आप मंच पर हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं और उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं। तो आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आवाज़ मेरी आ रही है ठीक से, ये बीच बीच में हमें बताते भी रहिए ताकि अगर हमारी तरफ से कोई दिक्कत है तो वो कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि अगर हम अपनी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समस्त चिकित्सा पद्धति जो आयुष की चिकित्सा पद्धतियां हैं इनको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दूसरी चीज है चिकित्सकों को अपनी चिकित्सा पद्धति पे विश्वास होना चाहिए। अपने लोगों की चिकित्सा, अपने घर के लोगों की चिकित्सा और अपनी चिकित्सा स्वयं अपनी चिकित्सा पद्धति से करें और फिर इसके बाद में दूसरे लोगों पे उन औषधियों का उपयोग करेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा कि ये औषधि कितनी कारगर है। दूसरी चीज आती है कि जब भी आयुर्वेद से चिकित्सा करें तो आयुर्वेद के
चिकित्सा सिद्धांतों पे चिकित्सा करें, किसी औषधि विशेष पर को लेकर के चिकित्सा न करें कि ये औषधि ये काम करती है, सब पे करेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देश काल परिस्थितियों, प्रकृति, वय, सार, सत्व, संघनन, ये जो 10वीं परीक्षा चरक ने बताई, उसके आधार पे हर औषधि का गुण हर व्यक्ति पे समान नहीं होता है। इसलिए ये कहना कि कोरोना में सिर्फ आयुष काढ़ा देते जाएंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है और क्यूरेटिव एस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी टाइप का कोरोना है। अभी जैसे कोरोना के 3 तरह के वेरिएंट आए हैं, एक नेजोफेरिंक्स में हो रहा है, दूसरा लंग्स में जा रहा है और तीसरा इंटेस्टाइन में जा रहा है। इंटेस्टाइन वाला बिल्कुल जो है टाइफाइड जैसे लक्षण पैदा कर रहा था, जो निमोनिया की तरह लक्षण पैदा कर रहा था वो लंग्स वाला है, और जो नेजोफेरिंक्स में लक्षण पैदा कर रहा था कि मतलब स्वाद चला जाता था, गंध चली जाती थी, जुकाम जैसा होता था, पूरे शरीर में दर्द होता था, वो जो है निमोकॉकस के कारण था। तो निमोकॉकस टाइप का लक्षण पैदा कर रहा था। ये जो लक्षण पैदा कर 3 तरह के जो वेरिएंट हैं, इनमें सब में अलग अलग औषधियां काम करती हैं। अभी जो लंग्स वाला आया है, इसमें हम लोगों ने काफी कुछ उपयोग किया औषधियों का, रस औषधियों का, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जिन लोगों को सांस लेने में SpO2 बहुत काफी घट जा रहा था, 60 तक की SpO2 आया था, उन लोगों को कस्तूरी भैरव रस, त्रैलोक चिंतामणि रस इत्यादि दे करके हम लोगों ने उनको ठीक किया है, और उनको उस कंडीशन में नहीं जाने दिया कि उनको ऑक्सीजन लेनी पड़े। तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं औषधियों के। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत महंगी औषधियाँ, SpO2 के लेवल को त्रिकटु ने भी घटाया है, हमारा त्रिफला ने, इसमें हिंगवाष्टक ने भी घटाया है, और मुलेठी चूर्ण ने इवन घटाया है। तो ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, मैं आपको बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, और वो इंटरप्ट करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 अप्रैल को मुझे कोरोना हुआ, एक दिन बाद मेरी बहू को कोरोना हुआ, और तीसरे दिन डॉक्टर अनुराग को, जो हमारे लड़के हैं, उनको भी कोरोना हुआ। और मेरा एक पोता है, वो भी 11 तारीख को, उसको भी थोड़ी देर के लिए बुखार आया, और वो एक दिन में ही ठीक हो गया। लेकिन हम लोगों की हालत इस तरह की हो गई कि एक दिन में ही वो मलेरिया जैसे लक्षण हम लोगों को लगे, और वो समझ गए कि ये हम लोग अफेक्टेड हो गए हैं कोरोना से। उस समय तो कानपुर में कोरोना था भी नहीं, और ना कोरोना की इस तरह की कोई लहर थी। जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ 9 में नर्सिंग कॉलेज में, वहाँ कुछ लड़के अफेक्टेड हुए थे इससे। और मज़े की बात ये रही कि जितने भी वहाँ पढ़ाने वाले अध्यापक थे, वो सब के सब अफेक्टेड हुई है, और उनको सबको बुखार आया, सबको उसी तरह के सिंड्रोम्स हुए। और जो बुखार था वो हम लोगों को 99 से लेकर के और 102, 103 तक रहा, और हल्का हल्का सा वो जाड़ा ऐसा लगता था, और जाड़ा लगने के बाद फिर वो बुखार चढ़ता हुआ चला जाता था। और हम लोग बार बार उसको मॉनिटर भी करते थे थर्मोमीटर से, हर 10 मिनट 15 मिनट बाद, क्योंकि मॉनिटरिंग की व्यवस्था हमारे पास है, और वो जो पेशेंट मॉनिटर है वो भी है, तो कोई परेशानी भी नहीं हुई। ऑक्सीमीटर भी है, तो सब पूरा चेक करते रहे और अपना ऑक्सीजन लेवल भी देखते रहे। बहरहाल वो बाद में जो तकलीफ़ें हुई, वो 3 दिन तक तो हम लोग आयुर्वेदिक दवाई खाते रहे, जिसमें कि महाजनांकुश रस और आनंद भैरव, कपकेतु रस और त्रिभुवन कीर्ति रस, ये 3 चीज़ें मुख्य थी। और इनके ये 4-4 घंटे से हम लोग सादे पानी से या गर्म पानी से खाते रहे। पहले तो सादे पानी से खाते रहे, लेकिन बाद में ये हुआ कि इसको गर्म पानी से लेना चाहिए, और गर्म पानी में लेने से ये ज़्यादा फायदा करती हैं। जो 4 दवाइयाँ थी, महाजनांकुश रस, आनंद भैरव, कपकेतु और त्रिभुवन कीर्ति रस। तो
ये इनके सिलेक्शन के पीछे अच्छा जो अच्छा। सबसे बड़ी बात ये थी कि महाजरांकुश रस आनंद भैरव कप केतु और त्रिभुवन कीर्ति, ये इसलिए सेलेक्ट किए गए कि महाजरांकुश रस बुखार को कम करेगा, आनंद भैरव भी बुखार को कम करेगा, कप केतु जो कफ की व्यवस्था है उसको कम करेगा, और त्रिभुवन कीर्ति रस ये जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण है उनको दूर करेगा। तो ये 4-4 घंटे से हम लोग गर्म पानी से खाते रहे। इसके बाद ये काम्बी फ्लेम 6-6 घंटे से, कि ज़्यादा तेज बुखार ना होवे तो 6-6 घंटे से ये काम्बी फ्लेम आधी टेबलेट हम लोग खाते रहे लगातार। और लगातार जो है वो खाते रहने से ये हुआ कि जो बुखार था वो 3 दिन में ही ये ठीक हुआ। तो 3 दिन में बुखार ठीक हो जाने से सबके 3-4 दिन लगे, लेकिन जो परेशानी थी वो शुरू सबसे ज़्यादा मेरी बहू को हुई। उसको खांसी शुरुआत से ही आ रही थी, हम लोगों को भी खांसी आ रही थी, लेकिन पहले दिन से ही खांसी आ रही थी। लेकिन वो 3 दिन ये दवा खाने से तो खांसी थोड़ी कम हुई हुई, लेकिन बहू की खांसी बहुत तेज हुई है। और ये बहू और लड़के की उम्र करीब 50 वर्ष की है। तो 50 वर्ष की उम्र होने से हम लोगों को ज़रा थोड़ा सा ये लगा कि ऐसा न हो कि कहीं कोई स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाए। चौथे 5वें दिन ऑक्सीजन लेवल हम लोगों का घट रहा था, धीरे धीरे घट रहा था। 97 से 95 आया, 99 से 97 आया, 97 से फिर 95 आया, 95 से 93 आया, और चौथे दिन जो 5वें दिन ये लगभग 90 के आसपास पहुंच गया। तो हालांकि बुखार 3 दिन में ही ठीक हो गया था, और 3 दिन में बुखार ठीक होने के बाद फिर जब ये चौथा या 5वां दिन था तो उस समय ये जब हम लोगों को लगा कि ये नाक से वो सांस लेने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, और बहू को जो है बहुत ज़्यादा खांसी हुई, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी फिक्र हुई इस बात की कि क्या किया जाए। तो फेफड़ों को और श्वसन यंत्र को ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये एक नया फार्मूला आयुर्वेदिक दवाओं का ये चुना गया। उसमें रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, लौ भस्म, टंकण भस्म और प्रवाल पंचामृत, ये सब मिलाई गई जो उनकी निर्धारित मात्रा है उसी के अनुसार। और ये एक खुराक वासावले और चित्रखलीतकी के साथ में दिन में 3 बार या 4 बार हम लोगों ने खाना शुरू किया। तो उससे एक ये सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो सांस लेने की या खांसी की जो कैफियत थी वो थोड़ी कम हुई। खाने के बाद हम लोग पीते रहे वासारिस्ट और लोहासो, ये दोनों 15-15, 20-20 मिलीलीटर सब लोग खाने के बाद ये पीते रहे। तो सवेरे से शाम तक जो चौथे या 5वें दिन जो भी तकलीफें हुई वो सांस लेने की, और जो सांस लेने की दिक्कत आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल था 90 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा, 94-95 आ गया शाम 12 घंटे 14 घंटे के भीतर। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हुआ कि 95-96 के आसपास हम लोगों का ऑक्सीजन लेवल आया। लेकिन इसके साथ में एक एलोपैथी की दवाई एमॉक्सिलिन 500 मिलीग्राम खाने के बाद हम लोग खाते रहे, 1 कैप्सूल। वो भी इसलिए कि एंटीबायोटिक है, हो सकता है कोई अगर छोटा मोटा बैक्टीरिया होएगा तो वो दुरुस्त हो जाएगा उससे, और जो एंटीबायोटिक है वो कुछ ना कुछ फायदा तो करेगी। तो 3 दिन तक तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते रहे, और 3 दिन में यही सब दवाइयाँ चलती रहीं। इसके साथ साथ होम्योपैथी की दवाई थी स्पीडो स्पर्मा और जस्टिसिया आधा टोडा, ये भी हम लोग खाते रहे। और साथ में यूनानी की दवाई अर्क उष्मा, अर्क मको, अर्क सुदर्शन और अर्क मुंडी, ये हम लोग लेते रहे लगातार इन्हीं दवाइयों के साथ में। तो उससे ये हुआ कि
3 या 4 दिन में जो खांसी थी और जो हम लोगों को रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की तकलीफ थी वो सब नॉर्मल हो गई। लेकिन उस दवा को हम लोग कंटिन्यू करते रहे ये समझ करके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक टाइफाइड का इन्फेक्शन है और जो निमोनिया का है, मलेरिया का है और इन्फ्लुएंजा का है। ऐसा समझ में आया कि ये इस तरीके का 4 तरीके के ये इन्फेक्शन मिले हुए हैं। तो इसको इन्फेक्शन दूर करने के लिए लंबे समय तक ये दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि टाइफाइड के 21 दिन और मलेरिया के ऑफ एंड ऑन कब तक चलेगा ये तो निर्धारित नहीं होता। मलेरिया के साथ में तो ऑफ एंड ऑन ये 21 दिन का तो टाइफाइड का पक्का हुआ। इन्फ्लुएंजा का भी ये था कि ये 10-15-20 दिन तो ले ही लेता है। और निमोनिया का, तो निमोनिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 60 दिन का होता है। तो चूंकि 10 अप्रैल को मुझको ये शुरू हुआ था, तो 10 अप्रैल से ये दवा खा रहे थे। तो ये हुआ कि 60 दिन तक ये लगातार दवा खानी चाहिए। तो अभी 60 दिन नहीं हुए हैं, ये चिकित्सा पद्धतियां हैं 60 दिन पूरे होंगे, 10 या 12-15 जून तक पूरे होंगे, तब तक हम लोग ये दवा खा रहे हैं। हालांकि मात्रा उसकी कम कर दी है। अबरक भस्म की 1 खुराक या 2 खुराक ले रहे हैं। इसके साथ साथ यही दवा अबरक भस्म की छोटे बच्चों को भी दे रहे हैं। हमारे जो पोते हैं वो करीब 9 साल के हैं और जो पोती है वो 14 साल की है। तो दोनों को आधी खुराकें खिला रहे हैं। और उस खुराक के इसलिए खिला रहे हैं कि अगर तीसरी वेव में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बर्दाश्त किया जा सके। तो चारों चिकित्सा पद्धतियों को मिला करके इस्तेमाल करने से जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट हुआ उससे लगभग 400 लोगों को मैंने बताया होगा। यही सारा ट्रीटमेंट जो हमने किया है, यही सारा ट्रीटमेंट हम 400 लोगों को बता चुके हैं। और 400 में 400 के सब ठीक हैं। कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसको कि अस्पताल जाना पड़ा हो या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी हो या उसको कोई और दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। सब सुरक्षित हैं, सब जीवित हैं और सब अच्छे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर इंटीग्रेटेड उपचार कोरोना का या किसी भी बीमारी का किया जाए तो वो तो फ़ायदा करता ही है, क्योंकि हमारे पास बहुत विशाल रेंज एक थेराप्यूटिक्स की और दवाओं की एक लंबी फहरिस्त शामिल हो जाती है, जो मरीज की हर तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान बना देती है। तो डॉक्टरों को इंटीग्रेटेड उपचार के बारे में भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए ताकि इसका फ़ायदा उठाया जा सके। कंक्लूजन में कि कोई भी विश्व की चिकित्सा पद्धति किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति से कम नहीं है। हर चिकित्सा पद्धति वालों को अपनी चिकित्सा पद्धति में शोध, अनुसंधान और व्यवस्था जो बताई गई है उसके अनुसार अगर वो अपनी चिकित्सा व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से सारी चिकित्सा पद्धतियों में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। किसी भी चिकित्सा पद्धति के पास सारी रोगों का इलाज नहीं है और किसी भी चिकित्सा पद्धति के पास सारे रोगों का इलाज ना होने के कारण सारी चिकित्सा पद्धतियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो हमारे यहाँ है उसे लोगों को, दूसरी चिकित्सा पद्धति के लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और दूसरी चिकित्सा पद्धति वालों के पास जो अच्छाई है उसे हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आदान और प्रदान से ही सब कुछ हो सकता है। खाली एक व्यक्ति देता रहे, दूसरा व्यक्ति लेता रहे, एक व्यक्ति सम्मान करता रहे, दूसरा सम्मान ना करे, अपमान करता रहे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, हम लोगों को सह भुनतु सह नो भुनंतु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनाम अधितमस्तु मा विद्विषावहे। हम सभी चिकित्सा पद्धति को लोगों को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ खाना चाहिए, एक साथ एक जैसा सबके साथ व्यवहार करना चाहिए और किसी
भाई इतने अच्छे विचार, इतने क्या मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? अच्छा, ठीक है। तो सर मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि आप लोगों ने इतना अथक प्रयास करके इस बीमारी से निपटने के लिए बहुत ही उत्तम तरीके के फार्मूले बनाए और अपने आप पर इस्तेमाल किए। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या है कि इससे हमको एक इतनी आत्मविश्वास मिलेगा कि हम किसी भी मरीज को अगर देते हैं या बताते हैं तो उसको ये लगेगा कि हाँ, अब हम एक सही दिशा में जा रहे हैं और एक अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं डॉक्टर ओमवीर जी की बात इस बात से सहमत हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कि जैसे जो सारी बीमारियां इनके डाटा हम लोगों को करनी चाहिए, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपनी जो ETG मशीन है, इसके जरिए अगर डाटा इकट्ठे किए जाएं जगह जगह सेंटरों पर, तो मैं समझता हूँ ये हमारा बहुत बड़ा एक योगदान हम लोगों का रहेगा और बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। अरुण जी, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ओमवीर सिंह जी पहले एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोथिर्दोसोग्राफी यानी ETG आयुर्वेदा स्कैन के बारे में बहुत दिलचस्पी ली और उसको समझने का बहुत प्रयास किया। मुझे इनके अलावा दूसरा कोई आदमी मिला भी नहीं, कोई दूसरा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी नहीं मिला या कोई दूसरा और व्यक्ति नहीं मिला जो आयुर्वेद का जानकार हो और इस तरह की तकनीक में बहुत इंटरेस्ट दिखावे। लेकिन ओमवीर जी केवल अकेले व्यक्ति रहे जिन्होंने ETG आयुर्वेदा स्कैन और डिजिटल आयुर्वेदा स्कैनर के बारे में बहुत दिलचस्पी दिखाई और मेरे यहाँ आकर के, मेरे रिसर्च सेंटर में आकर के उन्होंने, वो अक्सर आते रहते हैं और उनका कुछ विशेष लगाव भी है मेरे साथ में, तो इसी कारण मैंने उनको सबसे पहले आमंत्रित किया कि उनकी वैज्ञानिक सोच और जो उनका आयुर्वेद के प्रति समर्पण भाव है वो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं दिखाई पड़ा। और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मैं कह सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े मूर्धन्य लोग हैं, लेकिन वो सब कुछ भी कर रहे हो, सरकारी नौकरी में हो, तो जानते हैं सब सरकारी नौकरी कैसी होती है, किस तरह का है, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, अपने अपने स्तर पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ओमवीर सिंह जी जो है बहुत सी औषधियों के ऊपर रिसर्च वर्क कर चुके हैं और उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ HIV और एड्स के लिए बनाई है। मैं उनके यहाँ अक्सर जाया करता हूँ तो उनका बहुत सहयोग मुझे मिलता रहता है। मैं ओमवीर सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो आए और वो इसमें शामिल हुए हमारी चर्चा में। आप इसको फेसबुक की अपनी जो ID है उस पर आप टाइमलाइन पर इसकी लिंक डालें तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि और लोगों को उसको शेयर किया जा सके। आपकी फेसबुक ID है और या इंस्टाग्राम की है, जिस किसी की भी है, तो उन पर आप डालें तो इसको हम शेयर करें उससे, जिससे कि लोगों को एक जानकारी मिले और प्रोत्साहित हो इस तरफ। अरुण जी, आपके सुझाव के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम कोशिश करेंगे कि फेसबुक पर भी इसी तरीके के कार्यक्रम प्रस्तुत करें। गूगल मीट में तो हम कर ही रहे हैं, फेसबुक में भी करने का मेरा विचार है और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि जितने भी मंच हैं उनमें सब में हमारा उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद के प्रसार और प्रचार में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं और हमारा क्या योगदान हो सकता है। हम लोग तो साधारण चिकित्सक हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण है। और इस वजह से मैं यही कहूँगा कि जो
आप सब लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहे और इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।